नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का दोस्तों 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2022 को दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा। ठीक है, ये 30 में से जो 20 प्रश्न होगा दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी के पेपर में जाकर हूबहू दोस्तों टपकेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न को आपको मैं पूरे बेसिक को ध्यान रखते हुए बताएंगे कि एक बार में दोस्तों आपको पूरा जो माइंड में होगा सेट हो जाएगा प्रत्येक प्रश्न। आपको करना केवल क्या है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सहभाज्य संख्याओं का मासा होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए कहता है कि सहभाज्य संख्याओं का मासा होता है। तो देखिए 2 और 3 जो है दोस्तों हमारा सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका आपको मासा निकालना है सहभाज्य संख्या का। तो लगाइए मासा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 3। यहाँ से कितना टाइम में लगेगा, एक टाइम में लगेगा। तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना उतरेगा 2 उतरेगा और फिर दोस्तों कितना टाइम लगेगा 2 टाइम लगेगा। यहाँ पर कट जाएगा तो हमारा इसका मासा जो आया दोस्तों कितना आया 1 आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना है कि सहअभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 होता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है सर्वांगसम, बी में लिखा हुआ है समरूप और देखिए सी में लिखा है सर्वांगसम और समरूप और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं तो समरूप होते हैं। दोस्तों आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आपको दोस्तों यहाँ से बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो देखिए मोड बराबर हमारा फार्मूला जो होता है एम, इसको मोड को हम एम से लिख रहे हैं। ठीक है, मोड बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है तो 3 माध्यिका होता है। ठीक है, 3 माध्यिका दोस्तों यहाँ पे माइनस में होता है 2 माध्य। ये दोस्तों हमारा मोड बराबर फार्मूला होता है। और आपको यहाँ से क्या निकालना है बहुलक, यानी कि आपको मोड निकालना है। और देखिए यहाँ पर आपको क्या माध्यिका दिया हुआ है दोस्तों, माध्यिका 9 दिया हुआ है और माध्य यहाँ पर 8.9 दिया हुआ है। तो मोड यहाँ से नहीं निकल जाएगा, मोड निकालते हैं। यहाँ से देखिए 3 लिख लेंगे और माध्यिका कितना है 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे और माइनस यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। और माइनस लिखने के बाद यहाँ पर क्या 2 है तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए माध्य दोस्तों हमारा कितना है, माध्य दोस्तों 8.9 है तो इंटू में हम 8.9 लिख देंगे। अब यहाँ से आगे मोड बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे 9 के 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 इंटू दोस्तों 2 इंटू 8.9 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 17.8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। अब आगे देखिए मोड बराबर निकालना है तो 17 यहाँ पर 27 माइनस 17.8 घटाइएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। ठीक है, हमारा बहुलक बराबर दोस्तों कितना आ गया 9.2 आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला का आपको याद रखना है कि मोड बराबर दोस्तों 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है ये, मोड बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना है दोस्तों। देखिए वृत्त इस प्रकार से होता है मेरे प्यारे साथियों, ये वृत्त है इस प्रकार है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा तो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, देखिए कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए
हमारा दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, यानी कि हमको भुजा निकालना होगा दोस्तों। पर प्रश्न में तो कहीं तो भुजा दिया हुआ नहीं है, तो प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है ना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे दोस्तों हम भुजा निकाल लेंगे। अब भुजा निकल जाएगा तो आयतन अपने आप निकल जाएगा। देखिए कैसे, हमारा दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। भुजा को दोस्तों हम यहाँ से ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। भुजा को क्या से हम डिनोट किए, ए से। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। कितना दिया हुआ हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 216 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 36 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर बराबर दोस्तों हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे। अब स्क्वायर को दोस्तों हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर आके चढ़ जाएगा ना। अब ए बराबर दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारा 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। हमारा दोस्तों यानी कि भुजा जो यहाँ से निकल के कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो जब भुजा हमको निकल गया दोस्तों तो यहाँ से आयतन आसानी से निकल जाएगा। घन का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एक क्यू होता है घन का आयतन, यानी कि भुजा क्यू होता है घन का आयतन। तो हमारा यहाँ पे भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ दोस्तों हम 6 को क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो 6 को क्यूब कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। क्यूब मतलब क्या, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6 गुने 3 बार लिखना है आपको। तो यहाँ पर 6 36 और 36 गुने 6 की जगह दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं छठा नंबर। कहता है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू भाट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिया है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर भाट पूछा है। तो यहाँ पे साइन लिख लेंगे और थीटा बराबर 90 डिग्री दिया तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, माइनस लिखेंगे और यहाँ पे कॉस, और कॉस यहाँ पे भी 90 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन 90 डिग्री मान दोस्तों कितना होता है, 1 होता है, इसको आपको याद रखना है। और कॉस 90 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है। तो 1 माइनस 0 की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 7 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 फरवरी को बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से रहेगा, इसलिए 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्नों को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझिएगा। सारे प्रश्न को बेसिक को ध्यान रखते हुए आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चुनिंदा प्रश्न है, इसलिए 1 सेकंड भी इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो के अंत तक हमारे साथ आप जरूर बने रहिएगा। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स माइनस में इक्वल टू लिखा है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान में इसको रखना है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है दोस्तों, यानी कि शून्यांकों का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, इसके बराबर फार्मूला c/a। आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। देखिए एक्स स्क्वायर के जो आगे में लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पे ये कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा a होता है, ठीक है। और एक्स के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है और जो कांस्टेंट में होता है वो c होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो हमारा c दोस्तों कितना है, c हमारा यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। और a कितना है, ये दोस्तों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकल कर आ गया, 10 निकल के आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला दोस्तों -b/a होता है, ठीक है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में इसको रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। √5 एक संख्या है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए √5 को एक कैसी एक संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों हम √5 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
9 नंबर, यदि d एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप इस प्रश्न को आप पूरी ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। आपको पूरे मैं बेसिक्स से समझाऊंगा। कहता है कि यदि d एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। पहले ये बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा है कि d जो है एक वृत्त का व्यास है, यानी दोस्तों हमारा जो वृत्त का जो व्यास है वो क्या है, d दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा r का जरूरत है तभी ना हम यहाँ से निकाल पाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो r कैसे निकलेगा, तो देखिए व्यास का आधा जो होता है दोस्तों हमारा त्रिज्या होता है। तो हमारा क्या कहा है कि d जो है एक वृत्त का व्यास है, तो d का दोस्तों हम आधा कर देंगे तो हमारा ये क्या वृत्त का त्रिज्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या। तो अब यहाँ से वृत्त का त्रिज्या हमको पता चल गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे पाई लिख लेंगे। अब यहाँ पर इनटू, अब वृत्त का हमारा यहाँ पर दोस्तों कितना त्रिज्या था, d/2 था, तो d/2 लिख लेंगे। इसका स्क्वायर लिखना है क्योंकि r स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से पाई लिख लेंगे, यहाँ पे d स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बटा में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पाई, यहाँ इंटू में लिखा हुआ है d स्क्वायर, बाई में 4 लिखा हुआ है, जो कि हम अभी निकाल कर लाए हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, tan 25 डिग्री इंटू में tan 20 डिग्री इंटू में tan 65 डिग्री इंटू में tan 70 डिग्री इक्वल टू भाट। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए tan 25 डिग्री दोस्तों यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, क्या इसको लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस दोस्तों यहाँ पे 65 लिख देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि 90 माइनस दोस्तों 65 कीजिएगा तो कितना यहाँ पर 25 डिग्री आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पे tan 20 डिग्री जो लिखा हुआ इसको हम इसी तरह से tan 20 डिग्री रहने देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ tan 65 डिग्री, इसको भी इंटू दोस्तों हम tan 65 डिग्री इसी तरह से रहने देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan 70 डिग्री, इसको हम चेंज कर देंगे दोस्तों। tan 70 डिग्री की जगह पे हम लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस दोस्तों 20, क्योंकि 90 माइनस दोस्तों 20 कीजिएगा तो 70 डिग्री आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखिए tan 90 में थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और थीटा जहाँ पर यहाँ पर क्या है 65 डिग्री है, तो यहाँ पे 65 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। ये फार्मूला होता है। और यहाँ इंटू में क्या लिखा हुआ है tan 20 डिग्री, तो tan 20 डिग्री रहने देंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कितना tan 65 डिग्री लिखा हुआ है, तो tan 65 डिग्री दोस्तों इसी तरह से tan 65 डिग्री हम लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे tan 90 में थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot थीटा लिखेंगे और थीटा यहाँ पर 20 डिग्री है तो यहाँ पे 20 डिग्री लिख देंगे। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए cot थीटा इंटू में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये फार्मूला होता है। और थीटा यहाँ पर 65 डिग्री तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ tan 20 डिग्री और यहाँ पे cot 20 डिग्री है, यानी कि tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई होप आपको सारे विद्यार्थियों के प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 11 नंबर है, और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्यान से आप इसको समझिएगा। कहता है कि 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, ठीक है। तो उसकी कोरो, यानी कोरो मतलब होगा दोस्तों साइड में क्या अनुपात होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे आपको 2 घन का है, ठीक है। 2 घनों का आयतन जो है दोस्तों 1:8 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं हमारा घन का आयतन क्या होता है, अभी पहले भी आपको बताएं कि AQ होता है घन का आयतन। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा पहला जो घन होगा दोस्तों उसका भुजा जो होगा क्या होगा A1 होगा, ठीक है, A1 होगा। तो अगर जो हमारा भुजा यहाँ पे A1 है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन भुजा Q होता है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं AQ दोस्तों हमारा इसका आयतन हो जाएगा। और यहाँ बाई में लिखेंगे कि जो दूसरा घन हमारा होगा उसका जो हमारा भुजा होगा वो क्या होगा A2 होगा, ठीक है। तो जो घन का आयतन होता है क्या होता है AQ होता है, तो यहाँ पर भी AQ हो जाएगा। अब बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है कि 2 घनों का आयतन का अनुपात 1:8 दिया हुआ है, तो 1:8 लिख देते हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से A1 अब बटा हम दोस्तों यहाँ पे क्या A2 लिख देंगे, जो हमारा कि दोनों घनों का क्या है भुजा है। और यहाँ पर देखिए ये Q को दोस्तों बराबर के उस साइड अगर जो हम भेज देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों घनमूल इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे करेंगे।
तो A1 और बटा में दोस्तों क्या है, यहाँ पे A2 है। और देखिए 1 का तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, घनमूल 1 ही हो जाएगा, ठीक है, मगर 8 का घनमूल दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा उनके साइडों का हम A1 और A2 को क्या माने थे दोस्तों, भुजा माने थे। A1 जो माने थे वो पहले घन का भुजा माने थे, A2 जो माने थे दोस्तों वो हम दूसरे घन का भुजा माने थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि उनकी दोस्तों कोरो यानी कि साइड में क्या अनुपात होगा। तो साइड में अनुपात दोस्तों हमारा क्या आ गया, 1:2 आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। प्रत्येक प्रश्न को आपको हम काफ़ी शानदार प्रश्न समझाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी कि एक बार में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यंक हैं। देखिए यहाँ से हम इसको बनाते हैं, x² माइनस 11 और कहा है कि शून्यंक है, तो शून्यंक का है दोस्तों, तो बराबर है हमको क्या लेना होगा, 0। तो 0 ले लिए। अब यहाँ से x लिखेंगे, x² और यहाँ से देखिए -11 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो +11 हो जाएगा। और x² को दोस्तों हम बराबर के उस साइड जब भेजेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा और साथ ही साथ प्लस माइनस का साइन भी आएगा। यानी कि दोस्तों x बराबर जो हमको यहाँ से निकलेगा, ये क्या निकलेगा, 11 अंडर रूट निकलेगा, और एक दोस्तों माइनस यहाँ पे अंडर रूट 11 निकलेगा, ठीक है। जो कि देखिए कौन ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, √11 माइनस √11 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। यदि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और tan अल्फा इक्वल टू लिखा हुआ है 1/√3, तब tan बीटा इक्वल टू भाट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए कहता है कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए tan अल्फा प्लस बीटा जो लिखा हुआ है ना, इसी तरह इसको हम लिख देंगे। अब √3 के जगह पर दोस्तों √3 जो लिखा हुआ है इसके जगह पर क्या हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan अल्फा इक्वल टू दोस्तों 1/√3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पे tan अल्फा जो लिखा हुआ इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब बराबर में 1/√3 जो लिखा है दोस्तों इसके जगह पर क्या हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों 1/√3 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से दोस्तों अल्फा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए अल्फा बराबर हमको यहाँ से 30 डिग्री निकल गया, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो अल्फा बराबर दोस्तों यहाँ पर हम 30 डिग्री रख देंगे तो हमको बीटा का मान यहाँ से नहीं निकल जाएगा। तो बीटा का मान निकालिए, तो 30 को बराबर के इस साइड भेज देंगे तो 60 - 30 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि बीटा बराबर दोस्तों हमारा यहाँ से 30 डिग्री निकल गया। और आपसे क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ क्या पूछा गया है कि tan बीटा इक्वल टू भाट। तो tan दोस्तों यहाँ पे बीटा इक्वल टू भाट पूछ गया। बीटा बराबर हम कितना निकल कर लाए हैं, 30 डिग्री निकल कर लाए हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे, तो tan 30 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारा 1/√3 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको ध्यान से समझिएगा, कभी इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 2 प्रश्न इस तरह से बिहार बोर्ड में आते हैं, ठीक है। आपको देखिए पहले हम बताते हैं, इस तरह से वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वृत्त है और प्रश्न क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं बाह्य बिंदु है, और यहाँ से दोस्तों अच्छी तरीके से स्पर्श रेखा इस तरह से हम खींचेंगे, और एक अच्छी तरीके से स्पर्श रेखा दोस्तों एकदम अच्छा से खींचेगा, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो किसी बाह्य बिंदु से दोस्तों वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 गो खींची जा सकती है दोस्तों, जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, पूछेगा ना कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त पर दोस्तों अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मगर जब आपसे पूछेगा कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु सब लगा देगा कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 को केवल खींचा जा सकता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं
तो ए और बी का लसा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहा ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लसा है तो ए बी हो जाएगा दोस्तों। ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लसा ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। कैसे देखिए नहीं समझे। देखिए कहा है कि ए और बी अभाज्य संख्या, मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो और जो ये दोनों दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या रहता है तो इसका कहता है कि आप लसा बताइए इसका। तो लसा इसका निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 2 × 3 करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ए और बी अभाज्य संख्या था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका लसा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम आपका ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 आते आते तक दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम आते आते तक सभी प्रश्नों को जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को हम आपके समीप रख देंगे। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन सभी वीडियो को आप पूरी अच्छे तरीके से देखें और 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आप बेस्ट प्रदर्शन कर सके। ठीक है, चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न समझिए। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कोण सी का मान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए पहले आपको हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से दोस्तों चमचमाता हुआ आपके सामने त्रिभुज है। नहीं चमचम कर रहा है, कर रहा होगा, चलिए ठीक है। हाँ, ए बी सी हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज है। इसमें कहता है कि कोण ए तथा कोण बी पूरक है, यानी कि दोस्तों कोण ए प्लस कोण बी का जो योग होगा 90 डिग्री होगा। जब दोस्तों कोण ए और कोण बी जब पूरक होते हैं तो इनका योग जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कोण ए और कोण बी क्या है, पूरक है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पूछा कि कोण सी का मान है, तो देखिए इस बात को भी आपको याद रखना है दोस्तों कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, जैसे यहाँ पे कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है ना, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस में कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो ए प्लस बी पर हम दोस्तों कितना रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। और यहाँ से हम कोण सी निकाल लेते हैं। तो कोण सी यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180, 90 को बराबर उस साइड भेज रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो 180 माइनस 90 की जगह कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो कोण सी बराबर हमको कितना आ गया, 90 आ गया। और आपको क्या पूछा गया था कि कॉट सी का मान है, तो देखिए यहाँ पे हम कॉट लिख देंगे और सी बराबर कितना लाए हैं, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे सी की जगह पे। तो कॉट 90 डिग्री का जो हमारा मान होता है दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। यानी कि हमारे यहाँ से राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 17 नंबर प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको इसको याद रखना है दोस्तों कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस दोस्तों c होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, आपको इसको याद रखना है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। त्रिभुज PQR में यदि PQ² इक्वल टू में PR² प्लस RQ² तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से हम त्रिभुज यहाँ पे बना ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, इस तरह से नाम दे दिए। अब क्या यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, P² इक्वल टू में लिखा हुआ है PR² प्लस में लिखा हुआ RQ², इसको हम लिख लेते हैं PQ² इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है PR² और प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों RQ²। इस तरह से इसको हम लिख लिए। तो पूछा है कि तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, h² बराबर, हम लोग आपको पहले भी हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में ना, क्या जानते हैं कि h² इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, P² प्लस में दोस्तों B² होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, पहले से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस त्रिभुज में हमारा H कौन है, कर्ण दोस्तों कौन है, तो कर्ण दोस्तों हमारे यहाँ पे PQ है। ठीक है, PQ जो है दोस्तों हमारा कर्ण, यहाँ से हमको पता चल गया कि जो हमारा
पी क्यू जो होगा दोस्तों वो कर्ण होगा, ठीक है। ये वाला जो हमारा है ये क्या है, कर्ण है। तो दोस्तों ये वाला जब हमको पता चल गया कि ये हाइपोटेनस है और हमारा प्रश्न में पूछा गया कि समकोण होगा, तो दोस्तों जो कर्ण का सामने वाला एंगल जो होता है वो हमारा समकोण होता है दोस्तों, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो हमारा यहाँ पर कोण आर जो होगा दोस्तों, कोण आर ये हमारा क्या होगा दोस्तों, समकोण होगा, ठीक है, कोण आर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से ये प्रश्न, आई होप। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 19 नंबर है। कहता है अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए क्या कहता है अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। देखिए इस तरह से दोस्तों पहले आपको हम अर्धवृत्त बनाकर बताते हैं। ये देखिए हमारा दोस्तों अर्धवृत्त है, ठीक है। और प्रश्न क्या कर रहा है हमारे साथ, अब पढ़िएगा। कहता है अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा दोस्तों परिधि पर बना कोण होता है। व्यास के द्वारा, तो व्यास के द्वारा इस तरह से मेरे प्यारे साथियों देखिए इस तरह से आपको बना रहे हैं। ये दोस्तों व्यास के द्वारा इस तरह से हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे जो व्यास के द्वारा दोस्तों हमारा कोण जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है। कहता है कि संख्या 2.13111 इस तरह से दोस्तों लिखते गया है और आपको बताना है ये संख्या कि पूर्णांक है या तो परिमेय संख्या है या तो अपरिमेय संख्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जब दोस्तों यहाँ पे 2 दशमलव लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 दशमलव के बाद दोस्तों जैसे में यहाँ पे सेम अंक रिपीट होते जाता है, ठीक है, सेम अंक दोस्तों रिपीट होते जाता, जैसे में कि 13 13 13 13 होते जाता, तो हमारा परिमेय संख्या ये हो जाता है, ठीक है। मगर यहाँ पे दोस्तों 2 दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है संख्या वो सेम अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का आपको व्यास निकालना है। तो पहले ये बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। आप लोग तो जानते होंगे इसको ना। चलिए अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको बराबर हम कर लेंगे 64 पाई। कोई दिक्कत, यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और आर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर को बराबर उस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो आर बराबर हमको कितना यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो आर बराबर हमको 8 आ गया, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमको त्रिज्या कितना निकल गया, 8। और आपसे पूछा क्या गया है कि वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का त्रिज्या का जो दोगुना होता है दोस्तों हमारा वृत्त का व्यास होता है, यानी कि डायमीटर। तो डायमीटर दोस्तों हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर। हम व्यास को दोस्तों इंग्लिश में डायमीटर बोल रहे हैं, समझ रहे होंगे आप सभी विद्यार्थी। तो डायमीटर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 22 नंबर है। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है और इसका आपको विकर्ण क्या होगा बताना है, ठीक है। तो देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर प्लस में होता है एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस में दोस्तों ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ मतलब क्या, चौड़ाई स्क्वायर प्लस में दोस्तों एच यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ये दोस्तों हमारा घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है। अब देखिए हमारा एल कितना दिया हुआ है, एल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे बी कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। प्लस एच कितना दिया हुआ है, 6 दिया होता है, 6 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और अंडर रूट इस तरह से चढ़ा देंगे और सभी को जोड़ लेते हैं, तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 64 164, 164 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 लिख देंगे। अब यहाँ से आगे करेंगे तो आगे यहाँ से कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू में दोस्तों यहाँ पे 100 इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब 10 को दोस्तों यहाँ से 10 जब यहाँ से हमारा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे इंटू दोस्तों अंडर रूट
2 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा 10 इंटू में दोस्तों √2 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर जो आपका टारगेट है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाएं, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना कीजिएगा मैथ आपका स्ट्रांग होते जाएगा। मैथ है प्रैक्टिस का चीज़, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्ट्रांग मैथ होते जाएगा। अब मन से पढ़ाई करके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है। एक बात को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि बचपन से बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं आपके माता पिता, ठीक है, एक आशा से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं कि ताकि बड़ा होकर हमारा बेटा या बेटी हमारा गांव मोहल्ले में नाम रोशन करेगा, समाज में नाम रोशन करेगा। और आपका ये कर्तव्य है कि इस कर्तव्य को, इस जिम्मेदारी को आप सहानुभूति के साथ निभाएं और 2022 बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी शानदार प्रदर्शन करें, ठीक है। बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं, आपको इतना बड़ा करने माता पिता को क्या दुख, क्या दर्द, क्या तकलीफ सहना पड़ा होगा मेरे प्यारे साथियों, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। केवल एक माता पिता ही इस बात की कल्पना कर सकता है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरी जुनून और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में 480 प्लस मार्क्स हर हालत में प्राप्त कीजिए, ठीक है। आपके साथ हम हमेशा बने रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का दोस्तों इस चैनल पर आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा हम 480 प्लस टारगेट जो है आप इसको अचीव कर सके, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। यहाँ पे आपको रेड बटन का दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो आपका तैयारी है वो काफ़ी शानदार हो सके और अपनी माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहा सके जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 23 नंबर प्रश्न को समझते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, कहता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में लिखा हो दोस्तों 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए इसको किस तरह से आपको बनाना है। देखिए 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यानी दोस्तों 9 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो 9 के यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे माइनस में क्या 9 तो कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। अब देखिए 9 यहाँ पे लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 9 × 1 कीजिएगा, जब ब्रैकेट छोड़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। तो दोस्तों घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है LBH होता है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आपसे पूछा गया है। और देखिए तो घनाभ का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होता है घनाभ का वो क्या होता है, तो 2 × LB + BH + LH होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 25 नंबर है। त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण ACD = 110 डिग्री तथा कोण BAC = 57 डिग्री है, तो कोण ABC का मान होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको मैं पूरी बेसिक को ध्यान रखते हुए प्रश्न को बताऊंगा, आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। देखिए पहले हम त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। त्रिभुज इस तरह से हम बना लिए और इसका हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे A है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है B है और यहाँ पे C है। और क्या प्रश्न में करा है कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। ये BC जो है दोस्तों, ये BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि D बिंदु तक हम इस तरह से इसको बढ़ा लिए, यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, D बिंदु तक बढ़ा लिए। अब आगे क्या कहता है कि जिससे ACD 110 डिग्री है। ACD दोस्तों ये वाला जो हमारा कोण होगा वो कितना होगा 110 डिग्री होगा। जब हम यहाँ से BC को D बिंदु तक बढ़ाएं दोस्तों तो ACD जो हमारा होगा 110 डिग्री हो गया। और आगे कहता है कि तथा BAC 57 डिग्री, यानी कि दोस्तों BAC जो हमारा होगा ये कितना हो जाएगा 57 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे BAC दोस्तों 57 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ABC का मान होगा, आपको ABC का दोस्तों मान आपको
निकालना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों ध्यान से, जब यहाँ से ए सी डी 110 डिग्री है तो ये वाला कोण दोस्तों कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब यहाँ से सरल लाइन का हम एक यहाँ पर एंगल जो बनता है कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री का बनता है। तो ये वाला 110 डिग्री था तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 70 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको निकालना क्या है कि कोण ए बी सी का मान होगा। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको एक निकालना क्या से कोण ए बी सी निकालना, यानी कि ये वाला कोण दोस्तों आपको निकालना है। तो दो कोण तो हमको दिया हुआ है ना, कोण ए यहाँ पे कोण सी दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो 57 प्लस दोस्तों 70 कर लीजिएगा। तो 57 प्लस 70 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 दोस्तों 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 127 यहाँ पे हम जोड़ लिए। अब एक यहाँ पर 180 माइनस दोस्तों 127 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमारा दोस्तों यहाँ पे कोण ए बी सी का जो हमारा मान होगा वो 53 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे साथियों कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। इसमें कहता है कि 2 इंटू में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब बाई में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए इजकल टू भाट। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है इस तरह से लिखा हुआ है, आपको एक बार लिखकर बता देते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे बाई में दोस्तों लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वाला फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, अब बटा में जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए उसी तरह से रहने देंगे। अब कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दोस्तों जो है 27 नंबर है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसा प्रश्न आपको प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो जब भी दोस्तों आपको एक दो बिंदु दे दे और बीच की दूरी निकालने के लिए कहे तो उसका एक फार्मूला होता है दूरी सूत्र। वो फार्मूला क्या होता है आपको इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं x2 होता है दोस्तों, माइनस में क्या होता है x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है प्लस में होता है y2 माइनस दोस्तों y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला पर हम धरते हैं। अब x2 दोस्तों हमारे यहाँ पर कितना है, तो x2 दोस्तों हमारे यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको चूज करना है कि यहाँ पर हमारा x1 क्या है, तो x1 जो है दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। कोई दिक्कत, और स्क्वायर जिस तरह चढ़ाए हुआ है उस तरह से हम स्क्वायर चढ़ा दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बाई 2 क्या है, तो बाई 2 जो है हमारा दोस्तों ये 3 जो लिखा हुआ है हमारा 3, ये हमारा दोस्तों बाई 2 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, और माइनस और बाई 1 दोस्तों कितना है, बाई 1 जो हमारा ये 3 है, तो यहाँ पे ये 3 लिख दिए। इसका स्क्वायर चढ़ाया हुआ है तो इसी तरह से स्क्वायर चढ़ा दिए और अंडर रूट इस तरह से हम लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर चढ़ाया हुआ है तो इसी तरह से स्क्वायर चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। अब -3 की जगह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर इस तरह से अंडर रूट दोस्तों चढ़ा दिए। अब देखिए -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर कितना 0 रह गया, तो यहाँ पर अंडर रूट इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 16 प्लस दोस्तों यहाँ पे 0 की जगह तक कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट 16 प्लस 0 की जगह तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। और अंडर रूट 16 का दोस्तों यानी कि 16 का यहाँ पर जो वर्गमूल होगा हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोस्तों 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है ना, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 28 नंबर है। और दोस्तों अगर जो आप हमारे इससे पहले वाला वीडियो मैथ का जो हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवाएं नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उसमें देख लें। उसमें सब्जेक्टिव भी हम काफ़ी शानदार प्रश्न करवाए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों काफ़ी शानदार बताए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले हम वृत्त बना लेते हैं।
ये वृत्त बना लिए। अब क्या कहता है यहाँ पर कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम व्यास दे देते हैं, ये हमारा व्यास है, डायमीटर है, दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा दोस्तों हमेशा होती है इस तरह से, हम यहाँ पर स्पर्श रेखा अच्छे तरीके से खींचिएगा, ठीक है। इस तरह से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। जो क्वेश्चन की बोल रहा है वो दोस्तों हम यहाँ पे आपको फिगर में बता रहे हैं। स्पर्श रेखा हमेशा होती है, तो ये जो लाइन दोनों होगा दोस्तों, हमारा स्पर्श रेखा जो होगा वो क्या होगा, हमेशा समांतर होगा, ठीक है, यानी कि पैरेलल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट का सार्व अंतर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको सार्व अंतर निकालना है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डी से उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए डी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1 होता है, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद करना है। तो दूसरा पद हमारा कितना है, -4 जो है दोस्तों, ये दूसरा पद है, तो -4 यहाँ पर लिख देंगे। पहला पद यहाँ पर क्या है, T1 दोस्तों क्या है, 0 है, यहाँ पे -0 लिख देंगे। तो यहाँ पर करिएगा -4 -0 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यानी दोस्तों हमारा डी बराबर कितना आ गया, -4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, y = 0 है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जब भी आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष का समीकरण है तो y = दोस्तों 0 होता है एक्स अक्ष का समीकरण। और जब आपसे पूछ देगा कि y अक्ष का समीकरण है तो y अक्ष का जो समीकरण होता है दोस्तों वो x = 0 होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों आपका HW का प्रश्न है। ये सभी विद्यार्थियों को आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि tan 30 डिग्री का मान होगा, tan 30 डिग्री का आपको मान बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1/√3, बी में लिखा हुआ है 1/√2, और सी में लिखा हुआ है 1/2 और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आप सभी का कमेंट का हम इंतजार करेंगे, ठीक है। अगर जो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अभी जो मैथ का है वो सारे विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि इस प्रॉब्लम को दोस्तों आप सोल्व कर सकें। किसी के पास अगर जो शेयर करते हैं तो उसका समाधान आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जितना आपके फ्रेंड सर्किल है उनके पास ये वीडियो शेयर करें, अपने भाई बहन के पास शेयर करें जो 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम है इस बार। और दोस्तों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब दोस्तों आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, ठीक है। इसलिए आप हमारे परिवार से जुड़ें और हम आपसे जुड़े रहेंगे, और जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि लाइव क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और हर हालत में मेरे प्यारे साथियों 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है और माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है। क्योंकि माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे साथियों उस दिन गाँव और मोहल्ले में आप ही का चर्चा होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। वो पल जब आप सुनिएगा जब आपका माता पिता गली मोहल्ले से क्रॉस करेंगे और जब कोई लोग बोलेगा कि इनका बेटा का इतना नंबर आया है, तो वो पल जो आप सुनिएगा ना वो आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। इसलिए आज नींद चैन सब त्याग कर पूरे जुनून के साथ मेहनत कीजिए। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिएगा और मन से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन से पढ़ाई करते रहिएगा, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।